लाइव है, दीजिए स्क्रीन पे मारिए। क्या मारिए, कमेंट दीजिए ना, 2-4 मिनट रहने दीजिए, हाय हेलो कर देते हैं। नया साल में कहाँ जा रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कि लक्षद्वीप? आप लोग अभी तक गोवा पे ही अटके हुए हैं। गोवा से भी शानदार बीच सब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। गोवा से आगे बढ़िए आप लोग, है हल्ला मत कीजिए। रिवेल अभिषेक, अमित गुप्ता, सोनू यादव, राजेश, विकास कुमार सिंह, रितेश, संजीव कुमार, लालू कुमार यादव, धीरज कुमार, नारायण कुमार, अश्विनी कुमार मिश्रा। चलिए पढ़िए। ठीक है नारायण जी, आज जो है बीपीएससी में जो चेंज हुआ है उसकी चर्चा हम कर देते हैं। ठीक है, बीपीएससी में जो बदलाव हुए। भूख भाग काहे कर रहा है जी? थाईलैंड जाने का औकात है अभी आपका? थाईलैंड जाएगा जी। चेंज के बारे में बता देते हैं। और सब बढ़िया है? पढ़ लिख रहे हैं ना? 2022 में जो भी हुआ सबको भुला करके आगे बढ़िए। 2023 में एक नया जोश जुनून के साथ तैयारी कीजिए। सबको गुड इवनिंग। सब चीज मिलेगा। रोपर नहीं लिखाए हैं सर जी, सब चीज लिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, सब चीज लिखाएंगे। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। देखिए दीजिए तो हो, कॉपी दीजिए। फटाफट बोलिए, पिछले क्लास का पढ़ाया हुआ। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता? आद। धात्विक दृष्टिकोण से नगरी या ग्राम? हाँ, हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया? हाँ, चार्ल्स मेसन ने। ठीक है। हाँ, और इसको पूर्णतः प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता? दयाराम। किसके दिशा निर्देशन में? सर जॉन मार्शल। कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 से 1750। 2350 से 1750। और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो कंकाल मिले हैं उसके अध्ययन से यह पता चला है कि 4 प्रजाति के लोग रहते थे। जो 4 प्रजाति के लोग रहते थे कौन कौन? हाँ, हाँ, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। सबसे ज्यादा कौन प्रजाति के लोग? भूमध्य। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम? हड़प्पा। कितना? हड़प्पा सभ्यता के अभी तक जो 2800 स्थलों का उत्खनन हुआ है उसमें कितने को बड़े नगर की संज्ञा? कौन कौन?
हड़प्पा मोहन जोदड़ो चनुद्रो कहाँ है? कालीबंगा लोथल बनावली कहाँ है? विस्तृत हड़प्पा साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा है? किसने कहा है? पिगॉट ने ना। चलिए, पिछले क्लास का रिवीजन हो गया, ठीक है। अब कमेंट हटा दीजिए, काहे कि अब फालतू कमेंट आने लगा है। देखिए, बीपीएससी में जो बदलाव हुए हैं, बदलाव बीपीएससी में क्या हुआ है इसको 5 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से ये कमेंट आ रहा है कि बीपीएससी में होने वाले बदलाव को लेकर के जो है चर्चा करें। तो 5 मिनट में इसको निपटा देते हैं। जिनका हाइट कम है, पता नहीं पिछले जन्म में कुछ न कुछ कमी रह गया होगा कि भगवान आपका हाइट कम कर दिया। ऐसे हाइट कम जिसका होता है उसको दिमाग बहुत होता है, तो भगवान आपको दिमाग दिया है और अधिकारिये को दिमाग देता है। दिमागे वाला लोग अधिकारी बनता है, बिना दिमाग वाला दरोगा सिपाही बनता है। तो हाइट कम दिया है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बीपीएससी में पहले क्या था और क्या बदलाव हुए हैं। प्रीलिम्स के विषय में यहां पर भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होते थे। यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। ये पहले की व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, पहले और अब। पहले प्रीलिम्स 150 का होता था, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। 150 में 150 रंग के आइए। इसमें होता है कि कभी काल जो है लक भी फेवर कर जाता है, और जहां तक हम परीक्षा दिए हैं और हम अपने आसपास के लोगों को देखे हैं, हमको लगता है 1000 में 4 गो 5 गो, 1000 में 5 गो मान सकते हैं, 1000 में 5 गो कि एकदम लक्की होता है जो तुक्का मारता है और उसका तुक्का सही हो जाता है। आज तक हमारे जीवन में तो हमसे बहुत ज्यादा तुक्का सही नहीं हुआ है, जबकि दिमाग लगा करके तुक्का हम भी मारते हैं। रेशियो रहता है 10 में 2 3 4, मैक्सिमम 4 तक सही होता है। तो तुक्का बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन कभी कताल जो है तुक्का के कारण कुछ अयोग्य लोगों का भी रिजल्ट इससे हो जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो चेंजिंग आया है वह यह है, प्रीलिम्स में अभी भी 150 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन अब निगेटिव आ गया है, निगेटिव आ गया है। और जो निगेटिव आया है वह यह है 1/4, यानी अगर आप 4 गलती किए तो एक जो आपका सही है वो खत्म हो जाएगा। यानी आपने अगर मान लिया जाए कि 5 क्वेश्चन बना, 150 में 5 क्वेश्चन बनाया, एगो सही है 4 गो गलत है, दोनों खत्म होकर के लड्डू 0 हो जाएगा। तो 4 पे 1 ये है। और हमको तो लगता है 1/3 कर देना चाहिए, ज्यादा बेटर होता। 1/4 बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देगा, खैर तुक्का मारने वाला लोग बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बदलाव है। दूसरा, बीपीएससी में 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ई बड़ी उलझन वाला ऑप्शन है, क्योंकि उसमें लिखा होता है उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बड़ी उलझन वाला ऑप्शन है। इसमें हम स्वयं भी बहुत ज्यादा फंसते हैं। कुछ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चन में हर टीचर फंसता है। कोई कहता है कि हम नहीं फंस रहे हैं, मतलब वो भगवान का अवतार है, उनको जो है आज से दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप समझिए, दूध, फूल, बत्ती, अगरबत्ती सब चीज चढ़ाना शुरू कर दीजिए, वो भगवान है। समझ, वो जो है इंसान है, ये नहीं है, समझिएगा। और देखिए,
कोई टीचर हवाबाजी करता है ना, सीधा उसको सीधा एग्जाम हॉल में बैठाइए ना, फट के दरवाजा लग जाता है, समझिए। एग्जाम हॉल के बाहर का प्रेशर और एग्जाम हॉल का प्रेशर, अंतर होता है दोनों में। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद अभी भी एग्जाम देते हैं, उसी आधार पर हम ये बात आपको बोल रहे हैं। एग्जाम हॉल के बाद दिमाग बहुत काम करता है। खैर अब तो बहुत परीक्षा दिए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, किताब पढ़े हैं, तो अब हमको तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है, उसको हैंडल करना जो है ना थोड़ा टफ है सामान्य सिचुएशन से। एक बदलाव ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑप्शन ई वाला बात कर रहे थे 69 बीपीएससी से ऑप्शन ई हटने जा रहा है, ये भी घोषणा में है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बदलाव है, सही है। और ये जो निगेटिव किया है ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव बदलाव है, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये तो प्रीलिम्स की बात हुई। प्रीलिम्स जब आप पास करते हैं तब जाकर के आप मेंस में जाते हैं। जब आप मेंस में जाते हैं, पहले क्या था, पहले मेंस की अगर हम बात करें तो पहले जो है मेंस में आपको 4 पेपर होता था, 4 पेपर होता था मेंस में, 4 पेपर होता था। लेकिन अब जो है मेंस में 5 पेपर होगा। पहले मेंस में 4 पेपर होता था, अब मेंस में 5 पेपर होगा। लेकिन यहां पर कुछ है, कुछ किंतु परंतु है, उसको समझिएगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में। और वैसे टीचर जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल पढ़ाते थे, ऑप्शनल के लिए जाने जाते थे, उनके लिए ये दुख का घड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये बदलाव हमको लगता है अब बोर्ड किया है, बोर्ड में बहुत बड़े अधिकारी बैठते हैं, आईएएस आईपीएस लोग बैठते हैं, तो हमको लगता है हमसे बेहतर ही सोच रहे होंगे, मतलब बेहतर ही किए हैं, सही किए हैं। पॉजिटिव वे में हम बोलना चाह रहे हैं, निगेटिव हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना सही नहीं है। देखिए आपको जो है होता ये था कि एक पेपर हिंदी का होता था, हिंदी का होता था, ये 100 मार्क का होता था, और ये क्वालिफाइंग नेचर का था, 30% इसमें लाना होता था। आप हिंदी में पास करते थे तभी जाकर के जो है आपका अगला पेपर चेक होता था, अदरवाइज आपका अगला पेपर चेक नहीं होता था। फिर दूसरा पेपर जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर, फिर तीसरा पेपर जीएस सेकेंड पेपर, और फिर तीसरा पेपर जो है आपको चौथा पेपर जो है आपको ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का, इसका मार्क मेंस में नहीं जुटता था, इसका मार्क मेंस में नहीं जुटता था, नहीं जुटता था, ठीक है। इसके बाद जीएस फर्स्ट पेपर 300 का, जीएस सेकेंड पेपर 300 का, ऑप्शनल 300 का, 3 यानी 900, मेंस 900 होता था, 1000 का होता था, 1000 का। लेकिन हिंदी का मार्क नहीं जुटता था, ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें पास करना सिर्फ जरूरी है। मेंस का मार्क जो जुटता था ये जीएस फर्स्ट, सेकेंड और ऑप्शनल, पहले ये व्यवस्था था। इसमें परिवर्तन होने जा रहा है 68 और 69 बीपीएससी से। कुछ परिवर्तन 68 बीपीएससी में होगा और कुछ परिवर्तन 69 बीपीएससी में होगा। इसमें अब 5 पेपर हो गया है। एक तो हिंदी 100 का था, क्वालिफाइंग नेचर का था 30%, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, ये है। दूसरा जो है इसमें ऑप्शनल, ऑप्शनल अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो यहां पर जो ऑप्शनल, हाँ एक बात और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, जो प्रीलिम्स होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है, उसमें आंसर बताना होता है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। लेकिन मेंस जो होता है उसमें आपको लिखना होता है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि कोई भी, यानी अकबर की, मान लिया जाए कि धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति का झुकाव इस्लाम धर्म की तुलना हिंदू धर्म की और ज्यादा था, स्पष्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया और इसको जो है आपको लिखना है कि क्यों अकबर मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म की और उसका ज्यादा झुकाव था, इसको स्पष्ट करना है आपको, समझ गए। तो उसमें आपको लिखना होता है
यूपीएससी में 150, 200 या 250 वर्ड में वो इंस्ट्रक्शन आपको दे देता है। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन दे देता है 150 वर्ड में लिखना है, 200 में, 250 में। बीपीएससी भी लगभग इंस्ट्रक्शन देता है, और बीपीएससी में सामान्य तौर पर जो है एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 500 से 600 वर्ड में लिखना होता है। बीपीएससी में एक क्वेश्चन को कम से कम 500 से 600 वर्ड में लिखना होता है, और बेहतर कंटेंट देंगे तो आपको मार्क मिलेगा, बेहतर कंटेंट नहीं देंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। कंटेंट के ऊपर जो है ये निर्भर करता है। तो ये बात। तो अब यहां पर ऑप्शनल, ऑप्शनल भी यहां पर अब 100 मार्क का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30% लाना है, और यह भी प्रीलिम्स परीक्षा के भांति ही ऑब्जेक्टिव होगा। यह भी प्रीलिम्स परीक्षा की भांति ही जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा ऑप्शनल यहां पर भी। और ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल का अब कोई महत्व नहीं रह गया, बस इसमें क्वालिफाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। इसके बाद एक परिवर्तन तो यह है कि यहां पर ऑप्शनल का मार्क मेंस में जुटता था, यहां पर ऑप्शनल का मार्क मेंस में जुटता था और ऑप्शनल सब्जेक्टिव होता था। अब जो नया परिवर्तन हो रहा है 68 बीपीएससी से, ऑप्शनल का मार्क में नहीं जुटेगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव होगा। एक परिवर्तन यह है। दूसरा, यहां पर एसे पेपर नहीं था, यहां पर एसे पेपर नहीं था, तो यहां पर जो है एक नया एसे पेपर जोड़ रहा है, निबंध जोड़ रहा है, और इसका मार्क मेंस के मार्क में जुटेगा, मेंस के मार्क में जुटेगा। यानी ऑप्शनल के जगह जो है एसे को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावे जीएस फर्स्ट पेपर है और जीएस सेकेंड पेपर है, जीएस फर्स्ट पेपर है और जीएस सेकेंड पेपर है। ये एज इट इज है, जैसे पहले था जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर, वैसे ही आज भी है जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब जो परिवर्तन हुए हैं, ऑप्शनल को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, एक नया पेपर मेंस में ऐसे जोड़ दिया गया है, ऑप्शनल की जगह उसका महत्व ज्यादा हो जाएगा। और ये जो ऐसे जोड़ा गया है, ये ऐसे कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है, पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है कि लगभग पिछले 1.5 बरस 2 बरस, यानी जब भी मेंस का पेपर होगा बीपीएससी का, पिछले 1.5 बरस 2 बरस के समसामयिक घटना से कितना आप अवगत हैं, उससे जोड़ करके मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे पूछा जाएगा। मतलब आप अपने आसपास के चीजों को लेकर, देश दुनिया के चीजों को लेकर, देश विदेश के चीजों को लेकर कितना कॉन्शियस हैं, कितना जागरूक हैं। और एक अधिकारी को जागरूक होना भी चाहिए, क्योंकि एक अधिकारी के हाथ में एक निश्चित भूभाग होता है, उस निश्चित भूभाग के अंतर्गत आने वाली जनता होती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस क्षेत्र में। तो हर प्रकार की जिम्मेदारी संभालने वाला एक अधिकारी को होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये बदलाव पॉजिटिव बदलाव ही है, किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लेकर के जो है आपको चलना चाहिए मेरे ख्याल से। यही बदलाव बीपीएससी में हुआ है। आगे और भी कोई बदलाव होगा तो उससे हम आपको अवगत करवा देंगे। आशा करते हैं आप समझे होंगे। मेंस के बाद, मेंस जब आप क्वालिफाई करते हैं तब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 120 मार्क का ही होता है, तो उतना का ही इंटरव्यू होगा। मेंस और इंटरव्यू का मार्क दोनों को जोड़ करके मेरिट बनता है। प्रीलिम्स सिर्फ एक दरवाजा है। प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा 30 मार्क खाए हैं, नहीं, एकदम नहीं। बस मेंस के लिए आप क्वालिफाई किए। प्रीलिम्स का मार्क जो है मेरिट में नहीं जुटता है, मेरिट में मेंस और इंटरव्यू का मार्क जो है आपको जुटता है। मेंस में बेहतर मार्क है, इंटरव्यू में कम भी है, पास कर जाइएगा। मेंस में कम मार्क है, इंटरव्यू में बेहतर ला करके भी आप पास नहीं कर पाइएगा। चलिए अब आते हैं आगे। अभी सुरभि जी, हाँ, यहां पर
जो ऐसे होगा सब्जेक्टिव होगा, जीएस फर्स्ट पेपर पहले की तरह ही सब्जेक्टिव होगा, जीएस सेकेंड पेपर पहले की तरह ही सब्जेक्टिव होगा। हम तो बोले हैं जीएस फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर में कोई बदलाव नहीं, जैसे पहले सब्जेक्टिव था वैसे ही आज भी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ही होगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव होगा। चलिए अब आगे आइए, अब पढ़ते हैं हम लोग। अब सब चीज पढ़िए न हो, अगले दिन बता देंगे, ठीक। एनसीईआरटी तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, ये वाले एक चीज को 72 बार पूछिएगा। अब पढ़िए, ठीक है। अब बहुत हुआ, बहुत हुआ जुल्मों का वार। शांत रहिए, अब पढ़िए, नौटंकी मत बतियाइए ज्यादा, नानी याद दिला देंगे हम। देखिए 6 ऐसे हड़प्पाई स्थल, और ध्यान दीजिएगा यही 6 हड़प्पाई स्थल नहीं है, आप ही भ्रम में मत रहिएगा, इस भ्रम में आप मत रहिएगा कि यही 6 हड़प्पाई स्थल है। क्योंकि अभी कोई लड़का कमेंट कर रहा था सर फलना स्थान नहीं लिखा है, चिल्ला ने लिखा है, ढेकना ने लिखा है। तो ये तो विद्वानों ने जब उत्खनन किया, पुरातत्वविदों ने जो जब उत्खनन किया तो ये 6 बड़े स्थल थे जो अपने विकसित अवस्था में था, जिस वजह से इसको शहर या नगर कहा गया, तो पहले इन 6 स्थलों की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है अन्य स्थलों की भी चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। जो 6 स्थल है उसमें है एक आपको हड़प्पा, उसमें क्या है, एक आपको हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा वर्तमान समय में हम देखें तो वर्तमान समय में जो हड़प्पा है पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में है। और ध्यान रहे कि जैसे भारत में एक प्रांत पंजाब है ना, पंजाब प्रांत भारत में है ना, पंजाब प्रांत भारत में है, उसी प्रकार से जो है पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान में भी जो है एक पंजाब प्रांत है। तो जो हड़प्पा नामक स्थल है यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पंजाब प्रांत के अंतर्गत कई सारे जिले हैं। उन जिलों में एक जिला है मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और यह शहर जो है आपको रावी नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर यहां पर जब आप मानचित्र देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत है, भारत के पश्चिमी भाग में इधर जो है आपको पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक प्रांत है पंजाब, समझिए पाकिस्तान में एक प्रांत कौन है? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा नामक शहर है। रावी नदी के तट पर जो है आपको हड़प्पा नामक शहर है। और इसका जो उत्खनन हुआ है, इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के दिशा निर्देशन में हुआ है। और ध्यान रहे कि बाद के दिनों में जाकर इसका उत्खनन माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में भी हुआ था। माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में भी इसका उत्खनन जो है आपको हुआ था। आप इन 6 नगरों या शहरों को देखते हैं तो जो ये 6 नगर या शहर है, ये 6 नगर या शहर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे तौर पर 2 चीज सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। एक कौन नदी के तट पर है, और दूसरा अगर हम देखें तो इसके खोजकर्ता कौन है। कौन नदी के तट पर है और दूसरा इसके खोजकर्ता कौन है। ये 2 बात जो है आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर हम आपको हड़प्पा के विषय में बताए हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। और इसके जो उत्खनन करता है या इसके जो खोजकर्ता है
वह है आपको दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसके बाद जो दूसरा स्थल है, दूसरा स्थल है आपको मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो एक मूवी भी है, ऋतिक रोशन का मूवी है, आपको देखना चाहिए। देखिए, वैसी कोई भी मूवी जो ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, रजिया सुल्तान हो गया, जोधा अकबर हो गया, ये सब मूवी जो है आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए। थोड़ी बहुत ऐतिहासिक जानकारी आपको ये सब मूवी देता है। तो जो मोहन जोदड़ो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। पिछले क्लास में भी हम आपको इसके विषय में बताए थे कि इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है। तो इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नरकंकाल की प्राप्ति जो हुई है वह मोहन जोदड़ो से ही हुई, मोहन जोदड़ो से ही हुई है। इसलिए जो है इसको प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। और यह भी जो है आपको पिछले क्लास में ही हम आपको बताए थे, यह भी पाकिस्तान में ही है। यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। और जैसे पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में एक और प्रांत है सिंध प्रांत। पाकिस्तान में एक और प्रांत है, उसका क्या नाम है? सिंध प्रांत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला है, उस जिला का नाम है लड़काना। लड़काना। क्या नाम है? लड़काना। लड़काना। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर है। और जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज या इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। तो इसका जो उत्खनन या इसका जो खोज करता है वह है आपको राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। और यहां पर हम आपको एक बात बताते चले कि हड़प्पा और इसके बाद जो है आपको मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा के दक्षिणी भाग में आपको मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा के दक्षिणी भाग में जो है आपको मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 483 किलोमीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का डिस्टेंस है। और ये दोनों शहर आपस में एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। ये दोनों शहर अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों शहर जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये दोनों शहर आपस में एक दूसरे से जिस नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है वह है आपको सिंधु नदी। सिंधु नदी। और देखिए, जो पानी वाला हिस्सा होता है, जो जलीय भाग होता है ना, जो जलीय भाग होता है जहां पर बाढ़ उड़ आता है, वह क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ होता है। वह क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है। उसके उपजाऊ होने का कारण है, ठीक है, उसके उपजाऊ होने का कारण यह है कि जब बाढ़ आता है ना, बाढ़ का मतलब समझते हैं ना? बाढ़ का मतलब समझते हैं कि नहीं समझ? जब बाढ़ आता है ना, यानी पानी आ जाता, बहुत अधिक पानी आ जाता है। जब पानी आता है ना, तो पानी की धारा जो है पुरानी मिट्टी को लेकर चली जाती है और नई मिट्टी को लेकर आती है और छोड़ती हुई जाती है। तो बाढ़ के आने से नई मिट्टी आती है और नई मिट्टी जो है पुरानी मिट्टी के तुलना में अधिक उर्वरक होती है, अधिक जो है उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। तो जो आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, इस सभ्यता का प्रसार आपने देखा है
कि इस सभ्यता का प्रसार जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है इस सभ्यता का प्रसार है। तो नदी के आसपास होने के कारण इस सभ्यता के अंतर्गत आने वाली भूमि काफी अधिक उपजाऊ थी, काफी अधिक उपजाऊ थी। और जब भूमि काफी अधिक उपजाऊ थी तो स्वाभाविक सी बात है कि फसल का उत्पादन, गेहूं चावल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होगा, अच्छी मात्रा में होगा। तो इस सभ्यता के अंतर्गत भूमि के अधिक उपजाऊ होने के कारण मानव को जितनी अधिक गेहूं चावल की आवश्यकता थी, जितनी जरूरत थी, उस जरूरत से अधिक, उस जरूरत से जो है अधिक गेहूं चावल का उत्पादन होता था। अब अगर अधिक गेहूं चावल का उत्पादन होगा तो आप अपने घर में रख करके सड़ाइएगा, उस नहीं ना सड़ाइएगा, बल्कि उसको बेचिएगा। और बेचिएगा मतलब व्यापार कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ऐसा था कि कोई स्थल गेहूं का अधिक उत्पादन करता था तो कोई चावल, और कोई कपास का अधिक उत्पादन करता था तो कोई अन्य वस्तु का अधिक उत्पादन करता था। तो अब हर क्षेत्र में, अब मान लिया जाए कि हड़प्पा गेहूं का उत्पादन कर रहा है, हड़प्पा सिर्फ गेहूं का उत्पादन कर रहा है। मोहनजोदड़ो चावल का उत्पादन कर रहा है तो सिर्फ चावले का उत्पादन कर रहा है। हड़प्पा के लोगों को तो सिर्फ गेहूं खाना होगा, उसको चावल खाने का मन करेगा तो क्या करेगा? उसको चावल खाने का मन करेगा तो अपना गेहूं ले जाएगा, मोहनजोदड़ो में गेहूं दे देगा, मोहनजोदड़ो से चावल ले लेगा और फिर आ जाएगा और खाने का मन होगा बना के खा लेगा। समझ गए? तो यहां पर कुछ चीजों से हम आपको अवगत करवाना चाह रहे थे, हम आपको इस बात से अवगत करवाना चाह रहे थे, हड़प्पा सभ्यता की भूमि उपजाऊ होने के कारण ही अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन, जितनी जरूरत है उससे अधिक उत्पादन होता था। और उससे अधिक उत्पादन होने के कारण ही इस सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, और इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार ही हुआ करता था। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो व्यापार है। क्या है? व्यापार, व्यापार। अब हड़प्पा काल में सिक्का का प्रचलन नहीं हुआ करता था। रुपया पैसा, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 100 पैसा, रुपया पैसा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। जैसे आज 500, 1000, 2000 जो भी है, ठीक है, रुपया पैसा का प्रचलन है। आज अगर हमको व्यापार करना है तो आज व्यापार का माध्यम क्या है? रुपया पैसा है। रुपया पैसा के माध्यम से आज हम व्यापार करते हैं। मान लिया जाए कि एक बात बताइए आप हमको, इस बात को आप समझिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लड़की तो नहीं, लड़का कहेगी, लड़की सब थोड़ा ज्यादा होशियार होती है, ठीक है। बहुत सारे लड़का ऐसे होंगे जो अपने घर से गेहूं चावल लाते होंगे, हाँ लाते होंगे। हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में लाते थे, समझ गए? तो एक बात बताइए, गेहूं चावल आपके पास है, अब गेहूं या चावल लेकर के मुसल्लपुर हाट पे जाइएगा, आप गेहूं ले लीजिए, हमको सब्जी देना दीजिए, देगा? कभी नहीं देगा। वही 500 का नोट, एकदम करकर नोट निकालिएगा, 2 किलो के बदला 4 किलो सब्जी दे देगा। है कि ना है ना हो है? तो मतलब आज व्यापार का माध्यम, आप सब्जी खरीद रहे हैं, आप सब्जी खरीद रहे हैं खाने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, बहुत लोग व्यापार करने के उद्देश्य से सब्जी खरीदते हैं। तो आज जो व्यापार का माध्यम है वो क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। और भारत में रुपया, पैसा या सिक्का, रुपया, पैसा या सिक्का का प्रचलन पहली बार 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में।
और हड़प्पा सभ्यता का सामान्य काल हमने आपको लिखाया है 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। क्या 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच में 600 ईस्वी पूर्व आता है? हाय नहीं ना आता है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता काल में या हड़प्पा काल में रुपया पैसा का कोई प्रचलन था? नहीं। लेकिन उस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। व्यापार था, ठीक है, व्यापार था। अब व्यापार जो होता था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहां पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली को समझते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे। जो समझते हैं आप विद्वान हैं, अच्छी बात है। जो नहीं समझते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, आप इसको ऐसे समझिए, ये काम बचपन में हर कोई किए होंगे, लड़की लोग नहीं किए होंगी, लड़का लोग किए होंगे। माँ जो बाल झाड़ती है, ठीक है, औरत का बाल ऐसे भी बड़ा होता है, झाड़ने के बाद बहुत सारा बाल टूटता है, तो जो है गुथिया करके कहीं पर जो है रख देती है घर में। सनपापड़ी वाला आता है, सनपापड़ी वाला आता है, तो बाल निकाल के सनपापड़ी वाला को दे करके, सनपापड़ी नहीं लिए हैं बचपन में? कौन कौन लोग लिए हैं? बोले ना, सब लिए होंगे। अब देखिए लड़की में, देखिए क्या को हाथ उठा है। ये सब न्यूयॉर्क वाली सब है, समझे? ये सब आपसे ज्यादा की होगी। चलिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? यानी एक वस्तु दिए और दूसरा वस्तु ले लिए। यानी मां का टूटा हुआ बाल दिए, सनपापड़ी ले लिए, या घर में जो मक्का है, मक्का दिए बर्फ ले लिए, मक्का दिए बर्फ ले लिए, या मक्का दिए आम बेचने के लिए आया, आम ले लिए, या तरबूज बेचने के लिए आया, तरबूज ले लिए। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु ले लेना। तो हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर, मतलब जहां पर जिस वस्तु का उत्पादन होता था, उस क्षेत्र के व्यापारी उस वस्तु को लेकर दूसरे क्षेत्र में जाते थे और अपना वस्तु दे देते थे और उसका वस्तु ले लेते थे। तो एक वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एग्जाम्पल पर तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, अब यहां पर एक बात और आप जानिए, ऐसे आगे भी बताएंगे ये बात। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था, राष्ट्रीय व्यापार भी होता था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। अब राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है? मतलब आप इसको ऐसे समझिए, बिहार उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार आने के बाद सब चीनी मिल तो बंद करिए दिए, ठीक, सब चीनी मिल बंद कर दिए नीतीश कुमार। अब धीरे धीरे चालू करेंगे, वो अलग बात है, ठीक है, बंद कर दिए थे। अब पता नहीं इनको क्या दिक्कत था, हमको नहीं पता है। अब उत्तर प्रदेश मान लिया जाए कि चीनी का बहुत अधिक उत्पादन करता है और बिहार में इतना चीनी का उत्पादन नहीं होता है कि बिहार के लोगों का भी पेट भरा जाए। तो इस संदर्भ में बिहार क्या करेगा? बगल में उत्तर प्रदेश है तो उससे चीनी खरीदेगा। फिर मान लिया जाए उत्तर प्रदेश बहुत अधिक चीनी का उत्पादन करता है, उसका पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल ऐसे भी पर्वतीय देश है, यहां पर कुछ होता उता नहीं है, पर्यटनीय नगर है, यहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं और पर्यटन के ऊपर ही नेपाल की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और अभी तो नेपाल का झुकाव हमारे मोदी जी के आने के बाद नेपाल का झुकाव चाइना की ओर थोड़ा ज्यादा हो गया है, जबकि मोदी जी के आने से पहले तक नेपाल का झुकाव
नेपाल का लगाव भारत की ओर ज्यादा हुआ करता था। खैर ये होने के बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में हम लोग नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। नेपाल उत्तर प्रदेश से व्यापार किया, कहा चीनी हमको दीजिए, ठीक है, चीनी हमको दीजिए, कहा है कि चीन में कोरोना है, कोरोना वाला चीनी हम नहीं खाएंगे, भारत का चीनी खाएंगे, भारत में कोरोना ना है, ठीक है। तो अब मान लिया जाए बिहार उत्तर प्रदेश से व्यापार किया, ये राष्ट्रीय स्तर का व्यापार हो गया। भारत का उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ व्यापार किया, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का व्यापार हड़प्पाई स्थलों के साथ भी होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मोहनजोदड़ो के साथ होता था, चनहुदरो के साथ। हड़प्पा का व्यापार मोहनजोदड़ो के साथ, चनहुदरो के साथ। हड़प्पा का व्यापार कालीबंगा के साथ, लोथल के साथ, बनावली के साथ। बनावली का व्यापार मोहनजोदड़ो के साथ, लोथल का व्यापार कालीबंगा के साथ। मतलब आपसी जो व्यापार होता था हड़प्पाई स्थलों का, यह राष्ट्रीय व्यापार हो गया। और हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो मिस्र के सभ्यता के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, चीन की सभ्यता के साथ, इन सभ्यताओं के साथ जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था ये व्यापार होता था, ये व्यापार होता था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। अब यहां पर एक चीज हम आपको बताना चाह रहे थे सिंधु नदी के संदर्भ में। जो हड़प्पा सभ्यता है पूरे विश्व के भीतर कपास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉटन, ठीक है, कॉटन, कपास पूरे विश्व के भीतर कपास का उत्पादन करने वाला प्रथम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता भारत में फली फूली है, अर्थात पूरे विश्व के भीतर कपास का उत्पादन करने वाला प्रथम देश अपना देश भारत है। इसलिए कपास को भारत का देशज पौधा कहा जाता है, भारत का देशज या भारत का मूल पौधा कहा जाता है। भारत का मूल पौधा कपास को कहा जाता है। और कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिस वजह से विदेशियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने कपास को सिंडन कहकर पुकारा, कपास को सिंडन कहकर पुकारा। एक बार फिर से इस बात को समझा रहे हैं। देखिए, कपास का उत्पादन करने वाला विश्व की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। और जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदी के आसपास है, और सिंधु नदी के आसपास वाली सभ्यता में ही पहली बार कपास का उत्पादन हुआ। इसलिए विदेशियों ने कपास को सिंडन कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? सिंडन कहकर पुकारा। आपसे पूछा जाता है सिंडन का अर्थ क्या होता है, तो आपको कहना है सिंडन कपास के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कपास के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद जो 6 बड़े नगर में तीसरा बड़ा नगर है वह है आपको चनहुदरो। 6 बड़े नगर में जो तीसरा बड़ा नगर है वह है आपको चनहुदरो। और जो चनहुदरो है, चनहुदरो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह सिंधु नदी के तट पर ही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर ही जो है आपको चनहुदरो भी है। और जो चनहुदरो है इसके खोजकर्ता गोपाल मजुमदार तथा इसका जो खोज हुआ है
अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में, अर्नेस्ट मैके, चनहुद्रों का खोज, अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में, अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में चनहुद्रों का खोज जो है गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। 6 बड़े नगरों में जो ये 3 बड़े नगर हैं पाकिस्तान में है, इसके अलावे जो 3 बड़े नगर हैं वह भारत में है, भारत में है, जिसमें एक आपको लोथल है, जिसमें एक जो है आपको क्या है, लोथल, लोथल, लोथल। लोथल एक बंदरगाह नगर है, लोथल जो है एक बंदरगाह नगर है। काहे बतियाते हैं भाई महाराज, क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, काहे बतियाते हैं, खड़ा हो जाइए, तो रेड कॉलर है, वाइट है, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, बतिया रहे थे, जो बतिया रहे थे खड़ा हो जाइए, नहीं तो फटिया देंगे हम, गुस्सा मत दिलाइए, ठीक है। ऐसे ही आजकल हम, हाँ ठीक है, खड़ा रहिए अब 5 मिनट। इधर लड़की भी कोई बतिया रही थी, हम देखे थे, इस बार माफ कर रहे हैं, लड़की हैं इसलिए, समझ में। अरे ये लोग ज्यादा एडवांस है ना महाराज, ठीक है, हम भी तो आप ही की श्रेणी में, हम भी तो कम एडवांस है, समझे। लड़का को सजा देते हैं, ठीक है, लड़का का हितैषी है, लड़की का हितैषी थोड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो। चलिए, तो थोड़ा देर खड़ा रहिए, एकदम निर्लज है, पूरा पतीते हैं। बताइए उसको कौन, बैठी बैठी बैठी, बेशर्महा है वो, उसको शर्मे न है, जिसको शर्म न हो उसको सजा देने से कोई फायदा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। बेशरम लोग को हम नहीं सजा उजा देते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए, अब बतियाइए मत, देखिए जब बतियाना ही है तो रूम पे बैठिए ना, क्या दिक्कत है बताइए। यानी आप क्लास के माहौल को पूरा का पूरा खराब करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। ध्यान से सुनिए ना, देखिए आप लोग कहते हैं बाद में कहिएगा कि भूल गए, याद नहीं होता है, कैसे याद हो जाएगा, ऐसे थोड़े कृपा आना शुरू हो जाता है जी, समझ गए। लोथल, लोथल एक बंदरगाह नगर है, लोथल एक बंदरगाह नगर है, और हड़प्पा सभ्यता का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था मिस्र के साथ, मेसोपोटामिया के साथ या चीन के साथ, हड़प्पा सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय व्यापार लोथल से ही होता था। हड़प्पा सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ जो है लोथल से ही होता था। और जो लोथल है यह गुजरात में, जो लोथल है यह कहां है, गुजरात में, गुजरात में। और ये प्रश्न हमको नहीं लगता है कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर है, हड़प्पा सभ्यता के कौन बंदरगाह नगर है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जिसने इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा, लगभग हर परीक्षा ने इस प्रश्न को पूछा है, तो उसका उत्तर लोथल होगा। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। और इसका खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव भोगवा नदी के तट पर है, रंगनाथ राव, राव के द्वारा इसका खोज किया गया था। देखिए वर्तमान का जो भारत है, इस भारत के अंतर्गत आजादी से लेकर आज तक जितने भी हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हुआ है, आजादी से लेकर आज तक जितने भी हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल
गुजरात में ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल जो है गुजरात में ही देखने को मिलता है। जैसे कि रंगपुर, रोजदी, सुरकोतदा, धोलावीरा, ये सब कहां है? सब गुजरात में, टोटल गुजरात में। जितना का नाम हमने आपको लिया सब गुजरात में। गुजरात में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल मिलने के कारण है। कारण यह है कि आप सभी लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, मुख्य व्यवसाय व्यापार। और व्यापार उस समय हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। क्या आज जैसे भारतवर्ष के भीतर सड़क मार्ग का विस्तार देखने को मिलता है, रेल मार्ग का विस्तार देखने को मिलता है, तो आज तो व्यापार सड़क मार्ग या रेल मार्ग के माध्यम से हो जाता था। लेकिन उस समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व या 1800 ईस्वी पूर्व के बीच में क्या सड़क मार्ग इतना विकसित था? क्या रेल मार्ग इतना विकसित था कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग से व्यापार हो जाता? नहीं, एकदम नहीं। सड़क मार्ग रेल मार्ग का कोई नामो निशान तक नहीं था। उस समय व्यापार का जो सबसे सरल और उत्तम मार्ग था वह जल मार्ग था। क्या था? जल मार्ग था। और आप स्वयं देखिए, 3 बड़े हड़प्पाई स्थल भारत में थे, लोथल, कालीबंगा, वनावली। लोथल, कालीबंगा, वनावली। लोथल कहां है? गुजरात में। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। और वनावली कहां है? हरियाणा में। तो आप बताइए, राजस्थान समुद्र से सटा हुआ है? आए है जी। राजस्थान से क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राजस्थान से क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव हो सकता था? नहीं, कभी नहीं, किसी सिचुएशन में नहीं। राजस्थान के कुछ वस्तु को अगर मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता भेजना है तो उसको सबसे पहले आपको गुजरात लाना होगा, और तब जाकर के वो मिस्र या मेसोपोटामिया जाएगा। अगर गुजरात नहीं आएगा तो मिस्र या मेसोपोटामिया जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उस समय सड़क मार्ग और रेल मार्ग का विस्तार नहीं था, बल्कि उस समय व्यापार का जो सबसे प्रमुख मार्ग हुआ करता था वह आपको जल मार्ग। क्या था? जल मार्ग था। समझ गए? हरियाणा भी तो पॉसिबल है नहीं। और हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। व्यापार के ऊपर ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पूरा जीवन टिका हुआ था। पूरा का पूरा जीवन, हर चीज टिका हुआ था व्यापार के ऊपर ही टिका हुआ था। तो यही सब कारण है जिस वजह से आजादी के बाद सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल गुजरात से ही मिले हैं। कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। और ऐसे भी गुजरात का काफी ऐतिहासिक महत्व है। गांधी जी गुजरात के थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के। इससे बड़ा ऐतिहासिक महत्व और क्या हो सकता? और कुछ नहीं। द्वारका भी गुजराते में है, भगवान कृष्ण भी गुजराते में बसे थे। समझ गए? है वो तो तरी पार है। चलिए अब आगे आइएगा। इसके बाद आगे है कालीबंगा। और एक बात और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये बात पिछले क्लास में बताया था, आज लिखा देंगे। काय सो रहे हैं जी? रात में कहाँ गए थे? उसको बोलना काय सो रहे हैं? जिंदा गाड़ देंगे हम। देखिए, लोथल का गुजराती भाषा में अर्थ होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। गौर कीजिएगा यहां पर, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, और लोथल का गुजराती भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके बाद आगे है कालीबंगा।
जो कालीबंगा है, यह वर्तमान में भारत के राजस्थान प्रांत में घग्घर नदी के तट पर, घग्घर नदी के तट पर, घग्घर नदी के तट पर है। और इसके जो खोजकर्ता है बीबी लाल और बिक्के थापर, बीबी लाल बिक्के थापर अमलानंद घोष, बीबी लाल बिक्के थापर और अमलानंद घोष। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। इसके बाद आगे है वनावली। जो वनावली है इसको हम देखें तो वनावली जो है वर्तमान में भारत के हरियाणा प्रांत में है, सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती की ही सहायक रंगोई नदी भी हुआ करता था, तो कुछ नोट में हम रंगोई भी दिए हैं, कुछ नोट में रंगोई भी देखने को मिलता है, अकबकाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम वर्तमान में सरस्वती नदी को देखें तो सरस्वती नदी जो है वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त नदी है, विलुप्त हो चुकी है। लेकिन सरस्वती नदी का पता जो है लगाया जा रहा है। सरस्वती नदी की खोज जो है, खोजबीन जारी है। और खोजबीन जब जारी है, जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आज कल या 2 बरस के बाद आप सफल होंगे ही होंगे। सही से मेहनत कीजिएगा तो सफलता प्राप्त करने में 1 वर्ष, सही से मेहनत करते हैं तो, या मैक्सिमम 2 साल बहुत हो गया। अगर आपको सफल होने में, अपने जीवन में सफल होने में 2 वर्ष से ज्यादा समय लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियां सही नहीं है, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, तो हाँ, वनावली जो है हरियाणा में है, और हरियाणा में जो वनावली है यह आपको सरस्वती नदी पर रविंद्र सिंह बिष्ट के दिशा निर्देशन में जो है इसकी खोज की गई थी। इसके बाद हरियाणा में ही एक स्थल है, उसका नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। पिछले क्लास को आप याद कीजिए। संपूर्ण हड़प्पाई स्थलों में, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, संपूर्ण हड़प्पाई स्थलों में क्षेत्रफल के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। वहीं वर्तमान के भारत में जितने भी हड़प्पाई स्थल है, उन सभी हड़प्पाई स्थलों में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है वह राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है। गौर कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, और राखी गढ़ी हरियाणा में, भारत के हरियाणा में, भारत के हरियाणा में। इतना बात क्लियर है? चलिए, नोट में एक पॉइंट आप लिखे थे, इसको नोट में पिछला क्लास में जो आप पॉइंट लिखे थे उसको पहला पॉइंट बना लीजिए, उसको पहला पॉइंट बना लीजिए। और नोट में जो है अब दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, नोट में दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दीपक कुमार क्लास जो है एप्लीकेशन पे चलता है, 149 रुपया पर मंथ लगेगा, 149 रुपया पर मंथ कटा करके डेली टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए आप। ठीक है, बोल रहा है कि डेली टेस्ट सीरीज को फ्री कर न दीजिए। संस्थान का बैकबोन है, संस्थान का जो डेली टेस्ट सीरीज है वो संस्थान का बैकबोन है।
वहां पर ऐसा प्रश्न मिलता है जो सीधा परीक्षा में मिलता है, वहां से लोग सीधा टॉप करता है, टॉप करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है उसका। अगर सही से 6 महीना कोई भी लड़का कर लिया ना संस्थान का डेली टेस्ट सीरीज, बहुत सारा क्वेश्चन हु बहु ऑप्शन के साथ मिलता है, ऑप्शन के साथ हम यहाँ तक बोल रहे हैं, समझ गए। और अगर डेली टेस्ट सीरीज हम फ्री कर देंगे, सब दरोगा हमरे संस्थान से पास करेगा, और जब सब यहीं से पास करेगा तो बाद बाकी के पेट पर लात ना पड़ जाएगा जी। ऐसा पाप हम नहीं करना चाहते हैं, समझे। ऐसा पाप हम नहीं कर सकते, दूसरे के पेट पे लात हम नहीं मार सकते, ठीक है। थोड़ा सा कम में पैसा कमाएंगे। अरे सही बता रहे, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहे हैं? अभी 10 गो क्वेश्चन फटाफट बोल सकते हैं 2213 पोस्ट का, जो सिर्फ हमारे डेली टेस्ट सीरीज में है, दूसरा कहीं ना है। जो पास किया है जाकर के पूछ लीजिएगा, समझ गए। लिखिए, डेली टेस्ट सीरीज हम फ्री करिए नहीं सकते हैं, वहां पे हम वही क्वेश्चन देते हैं जो बोर्ड देने वाला होता है। नोट में दूसरा लाइन, नोट में दूसरा लाइन, नोट में दूसरा लाइन लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जानते हैं 2022 है। 2022 में जीवन में बहुत गलती की है, समझे, बहुत गलती हुआ है हमसे 2022 में, लेकिन 2023 में गलती नहीं करना है, समझ गए। लिखिए, 2023 में बड़ी सतर्कता से काम करना है अब, समझे। मतलब विद्यार्थी के साथ जो है थोड़ा सा मिसबिहेव हुआ है 2022 में, इससे पहले नहीं हुआ था, वो भी हाल फिलहाल में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन गलत हुआ है, ठीक है। कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं कि यानी 2022 में यही गलती हुआ है कि थोड़ा बहुत जो है विद्यार्थी को समय नहीं दे पाए हैं, जितना समय हम पहले देते थे उतना समय नहीं दे पाए हैं। अब थोड़ा सा विद्यार्थी का मिलना हमसे मुश्किल हो गया है, तो ये सब बहुत हमको यानी गिल्टी फील होता है, समझे। यहाँ पर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे गुस्सा जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन रात को रूम पे जाते हैं तो इन सभी चीज़ों का बहुत अफसोस होता है, कभी कभी दिमाग में आ जाता है तो रात रात भर नींद नहीं होता है, समझ गए। आपको विश्वास नहीं होगा, सच बोल रहे हैं हम आपको। तो कुछ ऐसा करेंगे कि 2022 में जो भी गलती हुआ है उस प्रकार का गलती 2023 में ना हो। लिखिए, अब ये संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं, मतलब यहां से हम आपको बोल रहे हैं कि जब हम इतना सतर्क हैं, सजग हैं, स्वयं को लेकर इतना सोचते हैं, आपको भी स्वयं को लेकर के सोचना चाहिए। हम ये संदेश आपको देना चाह रहे हैं, आप लोग तो कुछ और वे में ही इन चीजों को ले रहे हैं, समझ गए। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है। वहीं भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, वहीं भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, वहीं भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है, जो कि हरियाणा में स्थित है। अब आगे हेडिंग मारिए, हड़प्पा, 1 नंबर में हड़प्पा, हड़प्पा। डैश देकर, हड़प्पा डैश देकर,
हड़प्पा। यह वर्तमान में पाकिस्तान के 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 पंजाब प्रांत पंजाब प्रांत पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी 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 जिला में जिला में जिला में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है। इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी है, माना जाता क्या है, ये है। इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी है, फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिए, मोहनजोदड़ो 1921 में 1921 में 1921 में लिखिए आगे, मोहनजोदड़ो डैश देकर। इसका सिंधी भाषा में अर्थ 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 मृतकों का टीला। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में लड़काना जिला में लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी इसका खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी राखाल दास बनर्जी राखाल दास बनर्जी है। 1922 में। चलिए आगे लिखिएगा। नोट दे करके यहां पर 2 पॉइंट, नोट दे करके यहां पे 2 पॉइंट लिखना है। नोट दे करके यहां पर 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी फारसा सर, फिर से सर क्या बोल रहे हैं? कुंदन जी जाकर के जो है वीडियो देखिए, इस सबको जवाब दीजिए ना जी।
दीपक कुमार जी, हाँ दीपक जी बोल रहे हैं कि सर हम ब्लड देंगे सर, किसी को जरूरत होगा तो बोलिएगा, मेरा टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगा ना। हाँ, काहे कि जानते हैं जो 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 भी ब्लड देता है संस्थान में, जो भी जरूरतमंद लोग आते हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है, क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी देता है ना उसको डेली टेस्ट सीरीज फ्री कर देते हैं, और जब तक वो पटना में है तब तक के लिए उसको फ्री कर देते हैं, समझ गए। तो ये बोल रहा है एकदम कर देंगे, कर देंगे एकदम, करते हैं, सबको करते हैं, तो आपको क्यों नहीं करेंगे, ब्लड दीजिएगा तो कर ही देंगे, समझ गए। लिखिए, हेलो, हाँ क्या लिखे हैं। पहला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। यह दोनों शहर आपस में एक दूसरे से एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है, सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट, सर्वप्रथम सिंधु सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने, सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने, सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया, कपास का उत्पादन किया, जिस कारण विदेशियों ने कपास को सिंडन कहीं लिखे होंगे, कपास को सिंडन, यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहां पे कपास को सिंडन कहकर पुकारा। उसी में कपास भारत का देशज पौधा है, कपास भारत का देशज पौधा है, कपास भारत का देशज पौधा है, देशज पौधा है। चलिए, नोट में तीसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार होता था, व्यापार होता था, व्यापार होता था, होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था।
इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय, उसी में लिखते जाना है। इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। दोनों व्यापार होता था। होता था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था। आगे हेडिंग मारिए, चनहुद्रो। चनहुद्रो, चनहुद्रो। लिखिए, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में गोपाल मजुमदार, अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। आगे हेडिंग मारिए, लोथल। 1935-36 में, इस भी याद रखना जरूरी ना है, ठीक है। लोथल, लोथल डैश देकर, इसका गुजराती भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। लोथल डैश देकर। लोथल डैश देकर, इसका गुजराती भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है।
इसका गुजराती भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, होता है, होता है। यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के तट पर, यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के तट पर, यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के तट पर यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका खोजकर्ता रंगनाथ राव है, इसका खोजकर्ता रंगनाथ राव है। रंगनाथ राव है, रंगनाथ राव है। आगे नोट देकर के लिखिएगा, एनोटी नोट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन, जितने हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन भारत में हुआ है, उसमें से सर्वाधिक स्थल, उसमें से सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। जैसे जैसे रंगपुर, रंगपुर, सुरकोतदा, सुरकोतदा, कोतदा, धोलावीरा, रंगपुर, कौमा, सुरकोतदा, धोलावीरा इत्यादि। चलिए आगे लिखिएगा, कालीबंगा, कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां होता है यह राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर, यह राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर, यह राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित है।
घग्घर नदी के तट पर स्थित है या राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित है इसके खोजकर्ता बीबी लाल, बी डैश लाल, इसके खोजकर्ता बीबी लाल और बिक्के थापर, इसके खोजकर्ता बीबी लाल और बिक्के थापर, इसके खोजकर्ता बीबी लाल और बिक्के थापर हैं। आगे वनावली लिखिएगा। यह वर्तमान में हरियाणा में विलुप्त नदी सरस्वती नदी के तट पर हुआ करता था। के तट पर हुआ करता था। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हाँ ठीक है। फुल स्टॉप मार दिए, फुल स्टॉप। आइए फटाक से याद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, बंद कीजिए, पागल की तरह याद कीजिए। देखिए जाने के लिए कैसे धड़फड़ा रहा है, एकदम इंतजार कर रही होगी। जाइए ना, छोलनी से मारेगी, छोलनी से, समझे। देखिए एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जानते हैं इस साल में क्लास में जो पीटते हैं ना, उसका दुख ना है हमको, कोई दुख नहीं। क्लास में पीटने का दुख थोड़े होता है, पूछ करके पीटते हैं। जवाब नहीं दीजिएगा तो का आरती उतारेंगे। क्लास के बाहर 2 लड़का को पीटे हैं, ठीक है, ऐसे मुंह लगा रहा था, ठीक है। एगो लड़का तो इस बात का बहुत अफसोस है इस साल में, और संयोग देखिए कि हम भी 2 लड़का को पीटे और बिट्टुए सर के सामने में पीट दिए, तो बिट्टू सर भी एगो लड़का को पीट दिए, समझे। तो अलग अलग संदर्भ में तो 2 लड़का, एक लड़का हमको लगता है शाम में 5 से 7 बैच का ही है, हमको लगता है। नहीं शाम में 5 से 7 फाउंडेशन बैच का ही है, हमको लगता है। हाँ, दरोगा बैच में हम पीटे हैं। ओ नहीं, 5 से 7 बैच, फाउंडेशन बैच का लड़का था, ठीक है। तो उसको पीटे काहे जानते हैं? देखिए, एक तो जिस रोज बहुत ज्यादा भगदड़ हो गया था, क्लास नहीं हो पाया था, हम क्लास आए, क्लास नहीं हो पाया था, याद है उस रोज जो है, यानी ऐसा हुआ कि जो है आपको एक तो क्लास नहीं लग रहा था, क्लास नहीं होने का टेंशन था,
उसके बाद उसको पहले सीढ़ी पे हम समझाए थे, ठीक है, हम समझाए कि देखिए अभी जो है हम डेमो दे दिए हैं दरोगा वाला बैच में, और इसमें भी हिस्ट्री नया शुरू किए हैं, तो कहीं पर भी बैनर पोस्टर हम नहीं मारे थे कि हिस्ट्री नया लाने जा रहे हैं। अब बैच देते हैं तो कोई बैनर पोस्टर हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना जगह ही नहीं है कि हम विद्यार्थी को बैठा पाए, पहले ये से विद्यार्थी आकर के रहता है, तो इसलिए ना बैच का हम अनाउंसमेंट सब करते हैं अभी, समझ गए। तो उस लड़का को हम पहले सीढ़ी पे समझाए थे, ठीक है, समझाए थे हम कि देखिए जो है दरोगा बैच के कारण जो है ईबी बैच डिस्टर्ब हो रहा है, 1-2 दिन मैनेज कीजिए, 1 सप्ताह मैनेज कीजिए, सब चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा करके हम चले गए, हम केबिन में गए, कुछ लोग जो है मिलने के लिए आया हुआ था, कुछ वरिष्ठ लोग सब थे। अब उसके सामने में हम केबिन में बैठे हुए हैं, गेट पे जाकर के हल्ला कर रहा है, ठीक है, फलना चिलना ढेकना, यानी तरह तरह का बात। हम उसके बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अंतिम में रहा नहीं गया, समझ गए, खींच करके उसको खूब पीटे, समझ गए। इस बात का बहुत अधिक अफसोस है, लेकिन अब जो हो गया है वो तो रिटर्न हो नहीं सकता है, समझ गए। और एक और 10 से 12 बिहार दरोगा बैच में एक बहुत सीनियर सिटीजन जो है कोचिंग में स्टाफ ही है, हमसे भी, बिट्टू सर से भी सीनियर है, ठीक है। बिट्टू सर उसका बहुत सम्मान करते हैं, तो हमको तो करना ही होगा सम्मान, समझ गए। तो उसके साथ बदतमीजी कर दिया, उसके साथ कुछ कर दिया था, और हम पढ़ाने के लिए आए ही थे, तो फिर उस पर जो है पीट दिए। तो 2 लड़का को पीटे हैं, इस बात का हमको बहुत अधिक अफसोस है। एक इस बात का अफसोस है, और दूसरा जो है हम जितना मदद कर सकते थे, ठीक है, जितना मदद हम लोगों का कर सकते थे, लोगों का मतलब विद्यार्थी, हमारे लिए विद्यार्थी ही सब चीज़ है, उतना मदद नहीं कर पाए, समझ गए। ये मेरा आत्मा कह रहा है कि जितना मदद हम कर सकते थे, जिस रेशियो में हम पैसा कमाए हैं, जिस रेशियो में हम मदद कर सकते थे, उस रेशियो में हम लोगों को मदद नहीं किए हैं। इस 2 चीज का 2022 ईस्वी में बहुत अधिक अफसोस है हमको, लेकिन 2023 में सोचे हैं इस प्रकार की चीजें ना हो, और हम तो आपको मिलने के लिए समय देते ही हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 12 से 1, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार दोपहर 12 से 1 में आइए, मिलेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसके अलावे अन्य टाइम में आइएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। अब एक बैच के बाद दूसरा बैच है, तो माइंड, मेरा भी माइंड है ना जी, हिस्ट्री से पॉलिटी में जाना है, पॉलिटी से ज्योग्राफी में जाना है, ठीक है। तो अब आइंस्टीन तो हम है नहीं कि थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा हमको भी सोचना होता है, समझ गए। अब बीच में आ जाते हैं तो माथा गर्म हो जाता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे हम अब जो है हम अपना केबिन ही चेंज कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं केबिन, मतलब जब हमको मिलना होगा तो मिलने वाला केबिन में बैठेंगे, जब नहीं मिलना होगा, माथा गर्म रहेगा तो नहीं मिलने वाला केबिन में बैठेंगे, मतलब उसमें लिख देंगे, ताकि इस प्रकार की चीजें ना हो, ठीक है। अब देखिए हम आपको बोल देते हैं, आप सुन करके चले जाते हैं, बहुत लोग अपने दिल पर ले लेते हैं, बहुत लोग अपने दिल पर नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि टीचर हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है, इतना सारा बैच है, नहीं लेते हैं। लेकिन इतना भर आप सोच लेते हैं, जाकर के बहुत लोग निगेटिविटी भी फैलाते हैं, समझ गए। और दूसरी बात, ये तो अलग मैटर है, आप क्या किए वो आपका है, समझ गए। लेकिन स्वयं जो होता है ना, एक बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होता है, समझ गए, अंदर से बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया है, समझ गए। तो ये चीज है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हम अपना 2 केबिन बना रहे हैं, एक मिलने वाला, एक नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला मूड में नहीं मिलने वाला केबिन में रहेंगे, मिलने वाला मूड में मिलने वाला केबिन में रहेंगे, और बिट्टू सर को हमेशा नहीं मिलने वाला केबिन में रखेंगे। मस्त आदमी है, समझे, एकदम मस्त आदमी है बिट्टू सर, समझे। आइए, पढ़ाते भी मस्त हैं, समझे। हमको जो है साइंस का बहुत सारा टीचर अप्रोच किया है, समझ गए, सही बता रहे हैं हम आपको, बहुत बार अप्रोच किया है कि यानी इनको रिप्लेस करके हमको एकदम बेहतर से बेहतर, जिसको आप स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार दे सकते हैं, वो सब टीचर बोला है। लेकिन बोले हैं ना,
उतरे हैं इन्हीं के साथ, अंत भी इन्हीं के साथ होगा। क्योंकि जब कोचिंग शुरू किए थे तो दोनों आदमी साथ होकर के कोचिंग शुरू किए थे, और दोनों आदमी के बीच जो है यानी आपसी समझ काफी बेहतर है। अगर हम 2 रुपया भी दे देंगे ना, ये नहीं पूछेंगे कि 2 रुपया क्यों दे रहे हैं 2 महीना में, समझ गए। अगर ज्यादा भी दे देंगे तो इहो नहीं बोलेंगे कि इतना ज्यादा काहे दे रहे हैं। मतलब उनको पता है कि यानी बेईमानी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के बीच, और हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि इसमें किसी का नजर ना लगे। हड़प्पा, जो हड़प्पा है, और एक बात और बता देते हैं, 2023 में बहुत कुछ सोचे हैं। अब देखिए एक नया जोश जुनून के साथ 2023 में और भी बेहतर ढंग से काम करेंगे। अभी आपको जितना मिल रहा है ना, उससे और भी बेटर हम आपको देंगे, समझ गए। हॉस्टल लगभग मान लीजिए ना कि 15 फरवरी के आसपास हॉस्टल खुल जाना चाहिए, मान करके चलिए। नहीं, सिर्फ दरोगा बीपीएससी, ठीक है, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ दरोगा और बीपीएससी के लड़का को ही हॉस्टल में रखेंगे ना। फिलहाल लड़का के लिए है, नहीं पहले लड़का के लिए शुरू करने दीजिए ना जी। आइएगा, हड़प्पा, हड़प्पा वर्तमान में कहां है? वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा कौन नदी के तट, कौन नदी के तट पर है? खोजकर्ता मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ, मृतकों का मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ। कहां है ये हो? सिंध प्रांत के कौन नदी के तट? इसके खोजकर्ता, खोजकर्ता चनहुद्रो कौन नदी के तट? चनहुद्रो कौन नदी के तट? चनहुद्रो की खोज किसके दिशा निर्देश, किसने किया है? किसने किया है? अच्छा एक बात और बताइएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का डिस्टेंस कितना, कितना किलोमीटर? किस नदी द्वारा आपस में जुड़ा, किस नदी द्वारा? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय, व्यापार किस आधार पे होता था? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। और हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सबसे ज्यादा किस सभ्यता के साथ? मेसो, किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, गुजरात सॉरी लोथल किस प्रांत में है? किस प्रांत में? हड़प्पा सभ्यता का बड़ा बंदरगाह नगर कौन है? कौन है? कौन नदी के तट पर? खोजकर्ता, खोजकर्ता रंगनाथ। आजादी के बाद, समझ गया, आजादी के बाद, आजादी के बाद जो है जितने भी हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हुआ है उसमें जो है सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल कहां से मिले हैं? गुजरात से। कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? गुजरात से। इसके बाद आगे बताइए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, काले रंग की चूड़ी। कौन नदी के तट पर? घग्घर। कौन नदी के तट? कालीबंगा कौन नदी? कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन राज्य में? राजस्थान। और इसके खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? और वनावली कहां है? कहां है खोजकर्ता? खोजकर्ता रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह कहां है ये? हरियाणा ना। चलिए इसके बाद संपूर्ण हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, और भारत में हड़प्पाई स्थलों में कौन है? राखी। याद हो गया? चलिए ठीक है। अब जो है नया साल में बेहतर करेंगे। ऐसे कल आपका क्लास है और क्लास जो है डिस्टर्ब हुआ है, स्पेशली शाम का क्लास जो है बिहार दरोगा 5 से 7 जो नया एसआई बैच दे दिए ना, उसी के बाद से आपका 5 से 7 क्लास डिस्टर्ब होने लगा है। तो
ये भी एक गलती हुआ है, लेकिन अब बैच दे दिए, उस बैच को कैंसिल भी नहीं किया जा सकता है। कैंसिल करने के लिए पैसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन जो है विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा। आपको मैसेज दिखाएंगे, ढड़ मैसेज सब है कि बैच कैंसिल नहीं कीजिए। तो अब कुछ बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे। हमेशा बेहतर की तलाश में आप भी रहिए, हम भी हमेशा आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कल आपका क्लास है और परसों भी आपका क्लास है। परसों तो मेरा क्लास है तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो कल जो है आपका क्लास है, फिजिक्स का क्लास है, बिट्टू सर का क्लास है। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और जो वहां पर कोचिंग के स्टाफ हैं, लड़का को रोक दीजिए, लड़का को एक साइड से निकालिए। किधर से निकाल रहे हैं? एक अथी के तहत निकालिए ना, एक रणनीति के तहत निकालिए ना। ठीक है, एक तरफ से निकालिए, एक तरफ से आने दीजिए। नारायण कुमार, कपास के खेती का सर्वप्रथम प्रमाण कहां? मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो। हाँ, रुक जाइए एक मिनट। क्या इस बैच में आज ज्योग्राफी सोच रहे नया साल में शुरू करें? ठीक है, नया साल में ज्योग्राफी शुरू करेंगे क्या? 1-2 दिन के लिए अब ज्योग्राफी हमको लगता है नया साल में शुरू करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी क्या 1-2 क्लास लेकर के छोड़ देंगे। 7 से 9। लड़की को निकालिए ना, लड़की को निकालिए ना, जो भी स्टाफ है लड़की को निकालिए थोड़ा सा। हाँ है, लड़की के लिए हॉस्टल।